दोस्तों नमस्कार। चुनाव से पहले सरकार का ये आखिरी बजट कल पेश होगा और बजट को लेकर इस देश में धड़कनें व्यापारियों की बढ़ जाती है, उद्योगपतियों की बढ़ जाती है, कॉरपोरेट की भी बढ़ती है, मिडिल क्लास की भी बढ़ती है और तो और शेयर बाजार की भी धड़कनें बढ़ जाती है। लेकिन पहला मौका है जब सरकार की अपनी धड़कनें इस बजट को लेकर बढ़ गई है, क्योंकि चुनाव से पहले आखिरी बजट 2024 में उसे तो अंतरिम बजट रखना है। तो इस बजट को लेकर ना जाने कितनी लकीरें इस बात को लेकर खींची गई कि किस तरीके से जो वोटर हैं उन्हें लुभाना है, वो चाहे मध्यम और मंझोले किसान ही क्यों ना हो, इस देश के भीतर के छोटे व्यापारी ही क्यों ना हो, एमएसएमई सेक्टर ही क्यों ना हो, यानी वोटरों का एक बड़ा तबका इस बजट के दायरे में आ जाए, यह सरकार सोच रही थी। लेकिन झटके में कांड शेयर बाजार का हो गया और इस अडानी कांड ने एक झटके में सरकार की नींव हिला के रख दी है कि वो बजट रखे तो शेयर बाजार को ध्यान में रखे, कॉरपोरेट को ध्यान में रखे, व्यापारियों को ध्यान में रखे, या फिर किसी भी तरीके से यह सोचकर बजट रखे कि इस देश में जो वोटर है जिसको वह 5 किलो अनाज मुफ्त देती है और सीधे बैंक ट्रांसफर के जरिए पैसा पहुंचाती है। सोचा नहीं गया था कि अडानी कांड इस देश में हो सकता है और शेयर बाजार की चूलें हिल सकती हैं। सोचा नहीं गया था। और खास तौर से शेयर बाजार के भीतर जब उस बाजार से जुड़े लोगों को परखिएगा तो हर कोई कह रहा है हम बजट को लेकर अब उतने बेचैन नहीं है जितने बेचैन कल अमेरिका के फेडरल बैंक के उस फेडरेशन की बैठक को लेकर हैं, जिसमें तय होना है कि दरअसल आने वाले वक्त में वहां पर इंटरेस्ट रेट कैसा बढ़ेगा। यानी वहां पर फेडरेशन की बैठक अमेरिका में तय करेगी वहां के सेंट्रल बैंक को लेकर कि रेपो रेट बढ़ाया जाए, और अगर रेपो रेट 0.5% बढ़ गया तो फिर भारत का बाजार उस ब्लैक फ्राइडे में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे अमेरिका के फेडरेशन की कौन सी कमेंट्री रहती है, क्योंकि भारत के भीतर शेयर बाजार में जो हिचकोले खा रहा है उसमें कई सवाल एक झटके में निकल कर आकर खड़े हो गए हैं। जो रेगुलेटर हैं, खास तौर से सेबी और आरबीआई, दोनों की भूमिका एक रेगुलेटर के तौर पर नहीं है और नकेल कस पाने की स्थिति में नहीं अगर सरकार का वरदस्त कॉरपोरेट के साथ जुड़ जाए और कॉरपोरेट का लाभालाभ उसके वैल्यूएशन के साथ होने लगे। इस त्रासदी के बीच अडानी कांड ने सरकार को इसलिए हिला दिया क्योंकि बजट से ठीक पहले एफपीओ लाकर बाजार के भीतर जो सेंटिमेंट्स होते हैं उसे अपने अनुकूल करने की अडानी ने भी सोच रखी थी या अडानी ग्रुप ने सोच रखी थी। लेकिन हिडेनबर्ग रिसर्च ने जो जमी के नीचे से रेड कारपेट खींच ली, उसका असर यह हुआ कि अडानी को बचाने के लिए आज जब एफपीओ का आखिरी दिन था तो उसकी खरीद और किसी ने नहीं की बल्कि गुजरातियों ने ही की, और 90% गुजराती कंपनी और गुजरात से जुड़े हुए व्यापारियों ने लगभग 90% से ज़्यादा एफपीओ ले लिया। अब आप कल्पना कीजिए कि लगभग 1,500 रुपये इस दौर में जो कॉल मनी होती है वह दिए गए, और रेट जो था वह 3150 रुपये का था, शेयर जो था वह 29 रुपये में था। तो गुजरातियों के सारे काम क्या अडानी के जरिए ही होते हैं? और अडानी ग्रुप इस दौर में लगातार गुजरातियों को बतला भी रहा था हम नहीं बचे तो आप भी बचेंगे नहीं। और यह स्थिति क्या सरकार की आकर भी खड़ी हो गई कि अब वह शेयर बाजार के सेंटिमेंट्स को देखे या इस देश में चुनावी वोटरों के मद्देनजर लोगों को देखे जो कि बजट के आसरे बहुत संतोष चाहते हैं, बहुत राहत चाहते हैं। इस उलझन के भीतर बाजार पहली बार अपने बजट से हटकर अगर अमेरिका में कौन सा निर्णय लिया जाता है, वहां के सेंट्रल बैंक कौन सा लेता है, तो उसके तुरंत बाद 6 फरवरी को आरबीआई की भी बैठक होनी है। अगर वहां निर्णय ले लिया गया कि रेपो रेट बढ़ रहा है तो यहां पर आरबीआई को निर्णय लेना पड़ेगा कि रेपो रेट बढ़ा दे। और उस लिहाज से समझिए तो फिर इन्फ्लेशन यानी महंगाई, उस लिहाज से समझिए तो आज की तारीख में जो 81 रुपये 92 पैसे डॉलर के मुकाबले रुपया है वो झटके में 84 रुपये पहुंच जाएगा। क्या इन स्थितियों को लेकर भारत के बाजार भी सत्ता के बजट को लेकर हिचकोले खा रहे हैं, या सरकार का अपना बजट इस शेयर बाजार और वोटरों के इर्द गिर्द झूल रहा है? हमें लगता है कि आज इसके समूचे कच्चे चिट्ठे को समझने की कोशिश, पॉइंट दर पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। फेडरल
बैंक की बैठक अमेरिका में कल शुरू होगी। कल का मतलब यह है कि उसके रिजल्ट जो हैं वो परसों नजर आने लगेंगे। बजट यहां पर कल रखा जाएगा। उस बजट में इस देश के वोटरों को राहत और रियायत देने का जिक्र है। उसमें खास तौर से किसान, मजदूर और एमएसएमई का तबका, मिडिल क्लास को कोई राहत रियायत मिलने की परिस्थिति आएगी या नहीं आएगी, यह वैसे ही है जैसे अब कॉरपोरेट को रियायत क्या सरकार दे सकती है। अभी तक ये मानकर चला जा रहा था अगर अडानी कांड ना हुआ होता तो फिर कॉरपोरेट को रियायत दे ना दें वह तो समझ जाएगा तमाम अलग अलग आंकड़ों के जरिए, अलग अलग कंपनियों के जरिए जो फॉल्ट तरीके से चीजें चलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर शेयर बाजार से जुड़े निवेशक मान रहे हैं कि यहां पर पैसा नहीं है और अमेरिका में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो फिर यहां पर भी मुसीबत हो जाएगी और उसका प्रभाव भारत के बाजार पर पड़ेगा। यानी विदेशी पूंजी भारत के शेयर बाजार को अब रेगुलेट करने की स्थिति में आकर खड़ी हो चली है। दूसरी बात, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिसको एचएनआई कहते हैं, उन्होंने इस दौर में एफपीओ के तमाम शेयर्स को खरीदा और लगभग जो परसेंटेज 100 होना चाहिए उसमें किसी तरीके से अडानी साहब को बचा लिया गया। यानी अडानी ग्रुप ने एफपीओ पूरे बेच डाले, लेकिन पैसा उनके पास नहीं है। जो रकम कॉल मनी के तौर पर 1,500 रुपए दी गई वो तो 3150 में से कम है। और कल्पना कीजिए अगर वही बाजार में चले जाते तो उनको 2900 रुपए मिलता, तो आप कह सकते हैं क्या मूर्ख भरे हैं निवेशक के तौर पर भी? जी नहीं, ये मूर्ख नहीं है। भारत के भीतर राजनीतिक तौर पर ही हर काम होता है और उस काम को लेकर इस देश में एक कॉरपोरेट की ताकत अगर इतनी बढ़ गई है जहां पर वह पूरे शेयर बाजार को रेगुलेट अपने लिहाज से करने की स्थिति में आ जाए तो फिर सेबी और आरबीआई क्या करेंगे? वह भी तो सरकार के अधीन ही है। दूसरी बात, आज के दिन जो शेयर बाजार के भीतर 2-3 बातों पे नजर इस बात को लेकर थी कि रुपया जो 81 रुपए 50 पैसे था 42 पैसे और नीचे चला गया, 1892 पर आ गया। दुनिया के बाजार में जो क्रूड ऑयल की कीमत थी वह भी 83 रुपए 90 पैसे तक पहुंच गई। यानी अब सिर्फ रशिया पर आसरा है, जिससे भारत मैक्सिमम, दुनिया के देशों की तुलना में मैक्सिमम क्रूड ऑयल आयात कर रहा है। अडानी इंटरप्राइजेज जो है, अडानी इंटरप्राइजेज इस दौर में ध्यान दीजिए, एक हफ्ते के भीतर और आज की तारीख में और पूरे साल भर के भीतर कैसे हिचकोले खाते रहा, जिसका एफपीओ आया है आज 2906 रुपए से लेकर 3073 के बीच में था। पूरे साल देखिएगा तो 1528 से लेकर 4190 तक भी गया था और आज वो 3000 से कम है। स्थितियां नाजुक होंगी ही। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी इकोनॉमी अडानी ने इस दौर में गंवाई उसका असर शेयर बाजार पर ही पड़ा, क्योंकि वैल्यूएशन अडानी के नेटवर्थ का शेयर बाजार से हो रहा था। तो ऐसे में नवंबर 2022 $150 बिलियन के नेटवर्थ के साथ अडानी ग्रुप खड़ा था और आज की तारीख में यह $84 बिलियन पर है। यानी $66 बिलियन इस दौर में कम हो गया। तो मार्केट के भीतर से इतना पैसा जब गंवा दिया गया और अडानी खुद जो तीसरे नंबर पर थे खिसक के 7वें पर आए और आज वो 11 नंबर पर आ गए और अंबानी उसके ठीक बाद 12वें नंबर पर खड़े हैं। यह तो राजनीति और कॉरपोरेट के गठजोड़ की एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर इसके बाद शुरू होती है कि जो आरबीआई लगातार महंगाई पर जिसको नकेल कसनी थी वह कस नहीं पाई। आरबीआई जिसे बैंकों के मुश्किल हालातों से उबारना था वो उबार नहीं पाई। सेबी जो रेगुलेटर बॉडी के हिसाब से सही तरीके से काम करना था वो कर नहीं पा रही थी। सरकार ने चुप्पी थाम ली और इन सब के बीच राजनीति लगातार अडानीज को लेकर राजनीतिक प्यादे के तौर पर भारत के कॉरपोरेट को भी राजनीति के बाजार में लाकर उसने खड़ा कर दिया। अब यहां पर 2-3 बातें और हैं जिसमें एक जिक्र आईएमएफ का हो रहा है। आईएमएफ कह रहा है कि देखिए भारत की ग्रोथ रेट जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगी, उसके बाद चाइना की रहेगी, उसके बाद इस दुनिया के विकासशील देशों की रहेगी, उसके बाद विकसित देशों की रहेगी। यानी विकसित देशों की इकोनॉमी सिकुड़ रही है। विकसित देशों के जो डाटा आते हैं वह खुले तौर पर एक ट्रांसपेरेंट डाटा के तौर पर आते हैं और भारत और चाइना को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इकोनॉमी का डाटा उस रूप में ट्रांसपेरेंट आ नहीं पाता है जिसके जरिए आप एनालिसिस कर पाएं कि जीडीपी को किस रूप में इस देश से जोड़कर देखा जाए। तो ऐसे में आईएमएफ ने अपने तौर पर जिन बातों का जिक्र किया उसने बोला कि भारत चीन की हिस्सेदारी
अब 2023-24 के दौर में लगभग 50% की होगी। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन सिर्फ 10% होगा। और जो डेवलपमेंट विकास दर है उसमें भारत 6.1% है, चाइना 5.2% है। कोई भी सवाल पूछ सकता है कि विकासशील देश 4%, विकसित देश 1.2%, ओवरऑल दुनिया 2.9% और भारत 6.1%। तो क्या भारत की असंगठित क्षेत्र का जो पूरा डाटा है इस दौर में निकल कर नहीं आया है? भारत के भीतर में जो कॉरपोरेट शेयर बाजार, उसका जो पूरा वैल्यूएशन है उसके जरिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस दौर में रखा गया। तो पहली बार बजट को लेकर सरकार की सांसें फूल रही है। उसे लग रहा है कि किसी भी क्षेत्र विशेष को लेकर अगर उसने आंकड़े जारी किए तो सवाल उठेंगे कि उन आंकड़ों के अनुकूल भारत की इकोनॉमी लोगों को लाभ क्यों नहीं पहुंचा रही है, और दुनिया के भीतर जिनकी जीडीपी भारत से कम है वहां की इकोनॉमी वहां के लोगों को राहत रियायत कैसे दे देती है। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि यह बजट किसी आंकड़े के इर्द गिर्द नहीं चलेगा, यह परसेप्शन के आश्रय चलेगा। और परसेप्शन का मतलब यह होता है कि सरकार ने जो कह दिया वो मान लिया। तो फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट रखेंगे तो उनके जहन में मौजूदा राजनीति के मद्देनजर वोटरों को साधना है, मौजूदा अडानी कांड के बाद शेयर बाजार को थामना है, मौजूदा वक्त में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बेरोजगारी का जो आलम नेगेटिव में चला गया है और कोर सेक्टर जो नेगेटिव में चला गया है उसको कैसे उभारा जाए, इसको लेकर लेना है। तो पिछली बार तो आपने कह दिया कि 25 साल के बाद भारत विकसित देश हो जाएगा, लेकिन इस बार आप क्या कहेंगे? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, अगर सेंटीमेंट्स बजट के हिसाब से शेयर बाजार के हिचकोले मारते हैं तो फिर एफपीओ का जो पूरा कांड हुआ जिसमें एचएनआई ने खरीदा, जिसमें 90% गुजरात से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि रिटेल निवेशक गायब हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं है। और शेयर बाजार को लेकर भारत के मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के सेंटीमेंट्स इस बात पर चलते हैं कि इस बाजार से कुछ लाभ कमाया जा सकता है। लेकिन जब कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों को ही लाभ ना हो पा रहा हो और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चर्चा इस बात की हो रही हो कि अगर आप सत्ता के निकट हैं तो फिर वैल्यूएशन आप कुछ भी कर सकते हैं, मूल्यांकन आप कुछ भी कर सकते हैं, तो भारत की राजनीति और भारत की अर्थनीति दोनों एक झटके में इस बजट के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। और सरकार की मुश्किल यह है कि वो किसे लगाम ढीली कहां पर करे और लगाम टाइट कहां पर करे, क्योंकि सत्ता नहीं रहेगी तो मुश्किल है। तो इसका एक मतलब तो बहुत साफ है कि शेयर बाजार को भारत की इकोनॉमी को लेकर कोई उम्मीद नहीं और भारत की राजनीति को शेयर बाजार को लेकर कोई आस नहीं। तो बजट लोगों के अनुकूल कैसे हो और उस दृष्टि से लोग राहत और रियायत महसूस करें, चाहे उस दायरे में शेयर बाजार ना आता हो। तो शेयर बाजार के नहीं आने का मतलब है वह मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो शेयर बाजार में पैसा लगाकर सोचता है कि वो लाभ कमा लेगा, तो उसके सामने मुश्किल आने वाली है। जो बड़े निवेशक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिकी फेडरेशन कोई निर्णय लेगा जहां पर रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सवाल है और उसकी जो कमेंट्री होगी वो मैटर करेगी। तो फिर मुश्किल है कि भारत की इकोनॉमी क्या भारत की अपनी अर्थव्यवस्था के आश्रय और शेयर बाजार उस अर्थव्यवस्था के आश्रय नहीं चल रहा है। तीसरी बड़ी बात इन सब के बीच में, क्योंकि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है और एक्सचेंज रेट के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, लेकिन जो इस दौर में आज जब पार्लियामेंट के भीतर जब भारत की अर्थव्यवस्था का कच्चा चिट्ठा रखा गया तो बताया गया कि बीते 3 बरस में हमारी जो ग्रोथ रेट है वो सबसे धीमी 6.5%, 2021-22 में 8.7%, 22-23 में 7%, 23-24 में 6.5%। इस लिहाज से देखिए तो कोविड के पहले चले जाइए, कोविड के पहले 6.5% भारत का जो ग्रोथ रेट था वो 18-19 में था, तो हम उसके समकक्ष आकर चले गए और इस दौर में हम इकोनॉमी को संभाल नहीं पाए। ये खुले तौर पर इस इकोनॉमिक सर्वे में पहले राउंड में नजर आ रहा है। दूसरी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो प्रभाव है कच्चा तेल को लेकर, कमोडिटी की कीमत को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेकर और रिटेल महंगाई दर को भी थाम पाने की स्थिति में भारत की इकोनॉमी है ही नहीं।
तो फिर आप कहाँ टिकेंगे? अगला सवाल है कि इन सब के बीच आज जो राष्ट्रपति जब ये भाषण दे रहे थे कि गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति मोदी सरकार ने दिलाई, यह सरकार बिना डरे काम करती है, तो ये सरकार वाकई क्या बिना डरे काम करती है, खास तौर से सामाजिक सुरक्षा को लेकर? इस देश के भीतर में 92% असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूर हैं और सामाजिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि उनको सामाजिक सुरक्षा दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं आ पा रही है, रोजगार नहीं है। और पहली बार ऐसा है कि इस देश के लगभग 28 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नौकरी नहीं खोज रहे हैं। हम इसमें आपको एक उदाहरण खास तौर से देना चाहेंगे, मनरेगा का, जो सबसे न्यूनतम रोजगार है जिसके लिए बजट में तय होता है। हमारी टीम ने जब उसका पूरा अध्ययन किया तो उसने बताया कि 229 रुपये महीने दिए जाते हैं और जो 100 दिनों को काम देने का वादा है, अगर उस वादे को पूरा किया जाए और एक एवरेज निकाला जाए कि लगभग 5.5 करोड़ घरों को हम 100 दिन का रोजगार देंगे, तो उसके लिए जो बजट चाहिए वह 1,80,000 करोड़ का चाहिए। लेकिन मैक्सिमम बजट मनरेगा में भी हम कब दे पाए? कोविड काल में। उस दौर में 1,10,000 करोड़ का बजट आया। तो इसका मतलब है कि मनरेगा जैसी जगहों पर भी हम काम दे पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हमारा बजट इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो क्या इस बार वह बजट बढ़ जाएगा? क्या मनरेगा के मजदूरों के अनुकूल स्थिति होगी क्योंकि बड़ा वोटर तो वह भी है जो मजदूर है, या फिर उसके पैरेलल में 5 किलो अनाज जो गरीब कल्याण और उसके बाद फूड सिक्योरिटी बिल से जोड़ा गया, उसका बजट सरकार देख रही है? सब्सिडी कम कर नहीं सकती है, जो सब्सिडी को बढ़ाने की बात हो रही थी, और जो राहत और रियायत और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र का जो पूरा आंकड़ा था, जो सरकार बताती है कि हमने लगभग 27 लाख करोड़ रुपए इस दौर में बांट डाले डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के जरिए, तो उसको बढ़ाने की सोच, क्योंकि इलेक्शन ईयर की शुरुआत हो गई है, तो फिर पैसा कहाँ? और अगर इस तरफ आप चले गए जहाँ पे आप समाजवाद और रिफॉर्म को जीना लगते हैं, तो दूसरी तरफ शेयर मार्केट आपके हाथ से निकल जाता है। तो पहली बार त्राहिमाम कॉरपोरेट सेक्टर में है, पहली बार त्राहिमाम कॉरपोरेट सेक्टर के साथ इन्वेस्टर्स के भीतर है, पहली बार त्राहिमाम उस क्लास के भीतर है जिसको एक वक्त टैक्स की रियायत दी गई थी 1,40,000 करोड़ से ज़्यादा की, ये कहकर कि उसी के आश्रय तो हमारी इकोनॉमी चलती है। लेकिन ये कहाँ पता था कि ऐसी स्थिति इलेक्शन से ठीक पहले आएगी और भारत के शेयर बाजार के भीतर इतना हड़कंप मच जाएगा। आखिर के 4-5 सवाल जो जाहिर है आईएमएफ से भी जुड़े हैं, वर्ल्ड बैंक से भी जुड़े हैं। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री हैं पियरे ओलिवर गॉर्निवास। उनका कहना है कि भारत की ग्रोथ रेट बहुत शानदार है। यहाँ पर यह समझिए कि भारत की ग्रोथ रेट भी शानदार है और भारत आईएमएफ से सबसे ज़्यादा लोन भी ले रहा है, और होते होते कर्ज में आकंठ डूबे जो सरकार है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लिए सबसे बेहतरीन वक्त होता है जब भारत जैसा गरीब विकासशील देश लोन लेने के लिए हाथ फैलाए, क्योंकि भारत का बाजार बड़ा है। और भारत के इर्द गिर्द को अगर आप ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश की इकोनॉमी डामाडोल, पाकिस्तान की इकोनॉमी डामाडोल, श्रीलंका की इकोनॉमी डामाडोल, नेपाल की इकोनॉमी भी बहुत शानदार नहीं है। तो भारत के भीतर ये चारों देशों जैसे कई राज्यों की आर्थिक स्थिति हो गई है जो कर्ज में आकंठ डूबे हुए हैं। अब यहाँ पर सवाल आरबीआई का आता है। आरबीआई सिर्फ नोट छापेगा, महंगाई बढ़ेगी तो रोक नहीं पाएगा, रेपो रेट अमेरिकी फेडरल के डिसीजन के आधार पे लेगा, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक डिसीजन लेगा, तो भारत की अपनी इकोनॉमी को लेकर कहाँ पर खड़े होंगे। और सबसे ज़्यादा सांस राजनीतिक तौर पर इसलिए सरकार की फूल रही है क्योंकि वह कहाँ पर किस क्लास को राहत और रियायत दे जहाँ पर वोट बैंक उसके अनुकूल हो जाए, यह उसे नहीं पता है। वो किस रूप में सेंटिमेंट्स बाजार के इस रूप में डेवलप करे जहां पर ऐसा लगे कि जो अडानी कांड था वो बड़ा छोटा कांड था। और जिस राष्ट्रवाद की गूंज इस दौर में हुई और जिस तरीके से हिडेनबर्ग रिसर्च की टीम को लेकर जवाब भेजे गए, उन सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि राजनीतिक तौर पर बजट पहली बार किसी इलेक्शन से ठीक पहले इस रूप में आने वाला है जिस बजट को लेकर उम्मीदें इतनी कुलांचे मारेगी कि वह हो सकता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिए गए
तमगे जो हैं उसको भी एट पार कर दे, लेकिन उसका कोई आपको बेस नज़र नहीं आएगा, उसकी कोई आपको पिलर्स नज़र नहीं आएंगे जो भारत की इकोनॉमी को संभाल रहे हों। इसलिए 3 बातों पर आखिर में ध्यान रखिएगा इस बजट को लेकर। पहला, बजट में आने वाले वक्त में और मौजूदा वक्त में उस क्लास के गुण गाए जाएंगे, उनको राहत, रियायत और सब्सिडी का जिक्र होगा जो वोट बैंक के तौर पर मौजूद है। दूसरा, भारत के भीतर में कॉरपोरेट और एमएसएमई को लेकर जो एक पतली लकीर खींची जाएगी, उसमें इस बात को जिक्र होगा कि हम आने वाले वक्त में अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, वो चाहे मेड इन इंडिया के तर्ज पर हो, आत्मनिर्भरता के तौर पर हो, हमारे अपने प्रोडक्ट्स को लेकर हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया के तौर पर, उसके साथ जोड़ा जाएगा। और तीसरा सवाल, इससे पहले के तमाम सरकारों के अर्थशास्त्र को खारिज करते हुए मौजूदा वक्त में इस देश के बहुसंख्य जनता, जो पहली बार लगभग 42 करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे है, और गरीबी के तौर पर उसकी तादाद होते होते लगभग 80, 82, 88 करोड़ तक पहुंच गई है, उसके लिए ऐलान इसी बजट में होगा, जिस बजट के जरिए आप समझ पाएं कि वो वोट बैंक के तौर पर मोदी सत्ता के अनुकूल निकलकर खड़ा हो जाए। लेकिन यह सब कुछ सुधारा गया है क्या इस बात में? अडानी कांड से पहले तो बजट की कॉपियां तैयार हो जाती है, तो भाषण के लब्बो लुबाब को राजनीतिक तौर पर रखने का प्रयास निर्मला सीतारमण को करना है, और राजनीति प्रधानमंत्री मोदी को बजट के जरिए साधनी है, और बजट के जरिए कॉरपोरेट या शेयर बाजार को आंखें भी मूंदनी है। और इसीलिए वह सिर्फ अमेरिका के फेडरल बैंक के निर्णय पर जाकर टिक गया है कि पैसा बाहर से आएगा तो ही चलेगा, क्योंकि वो जानता है कि भारत के भीतर सिर्फ वैल्यूशन के आसरे ही इकोनॉमी को संभाला और समझाया जा रहा है, और वैल्यूशन की अपनी कोई ज़मीन नहीं है जो अडानी कांड के वक्त शेयर बाजार में नहीं थी, क्योंकि एक झटके में एक हफ्ते के भीतर 35 बिलियन नीचे आ जाना, यह कोई आसान सवाल दुनिया के किसी भी देश में आपने सुना नहीं होगा जो भारत में हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।